हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 5 में हैं। इसमें हम लोग को आज जो भी देखना है स्वतंत्र घटनाओं और परतंत्र घटनाओं पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। साथ ही इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं पढ़ने के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो पहले लिखें स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट। तो किसी सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं जिसमें से किसी एक घटना के होने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी दोनों घटनाओं को हम परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। भी डिफिनीशन से क्लियर नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर इसको हम करेंगे। और दूसरा पॉइंट इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि डिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि परतंत्र घटनाएं। तो किसी प्रदर्श समष्टि की ऐसी दो घटनाएं हैं जिनमें से एक घटना के होने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता है, तो ऐसी घटनाओं को परस्पर परतंत्र घटनाएं कहते हैं। इसको हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी देखे थे कि जो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं क्या होती है। तो बस वहाँ पर जो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं तो उसमें जो ये प्रायिकता पर प्रभाव पड़ता है, प्रायिकता को हटा करके बस क्रिया लगा देंगे। मतलब कि ऐसी दो क्रियाएं जिनमें से एक क्रिया के होने का प्रभाव दूसरी क्रिया पर नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। वहाँ पर प्रायिकता का नाम नहीं होता है। और ऐसी दो क्रियाएं जिनमें से एक क्रिया के होने का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों क्रियाएं कैसी हैं, परतंत्र क्रियाएं हैं। और परस्पर अपवर्जी क्रियाएं क्या होती हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी क्रियाएं जिनमें से किसी एक क्रिया के होने पर बाकी सभी क्रियाएं न हों, तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहते हैं। मतलब बस एक ही होता है, बाकी सब रुक जाती हैं। एक क्रिया अगर हो गई तो वह क्रिया बाकी की क्रिया को होने नहीं देती है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखे हैं प्रोबेबिलिटी में कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। तो कि सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं जिनमें से कोई एक ही घटे। तो इस प्रकार की मतलब दो अगर घटनाएं हैं तो उनमें से कोई एक ही घटेगी, अगर एक घटेगी बाकी सब घटनाएं नहीं घटेंगी। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन ये दिए थे कि अगर किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हैं तो उसका इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं वो फाई मिल जाता है। मतलब कि फाई का मतलब मीनिंग ही यही है कि कोई एक ही घटेगा। अगर कोई भी टर्म कॉमन मिल जाता है तो दोनों साथ साथ घटते हैं। तो ऐसी जो है कि किसी सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं कि उनका इंटरसेक्शन क्या मिल जाए, फाई मिल जाए, तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग जो है कि यहाँ पर देखना है। अब ये डिफिनीशन से अगर बात क्लियर नहीं हो पाती है तो इसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर समझते हैं कि ये दोनों डिफिनीशन लिए हैं। इन दोनों डिफिनीशन के लिए हम एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बैग है और उस बैग में 4 रेड हैं और 5 ब्लैक गेंदे हैं। फिर से 4 रेड और 5 ब्लैक गेंदे हैं। और एक हम जो है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहते हैं कि एक बॉल इसमें से निकालते हैं वो रेड आती है। फिर से एक बॉल इसमें से हम निकालते हैं वो रेड आती है। इस बात की हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहते हैं। ये देख लेते हैं, ये हम इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हैं ये कि एक गेंद निकालते हैं वो क्या आती है, रेड आती है। तो ये बता दीजिए कि अगर एक रेड बॉल निकलने की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो देखेंगे कि रेड के अनुकूल कितने परिणाम मिलेंगे। तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और अपान टोटल परिणाम, टोटल इसमें कितने नंबर हैं, तो 9, ये हो जाएगा 9। लेकिन अगर मैं इससे पहले ये कह देता कि ठीक है ये एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो इतना आ रही है, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई कर दिया जाए, कि इससे पहले एक गेंद निकाली गई थी और वो रेड थी या देखा गया, और देखने के बाद फिर इसमें क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो जो बॉल पहली बार निकाला गया था वह रेड थी और फिर ला करके इसमें क्या कर दिया गया, रख दिया गया। रखने के बाद फिर ये
दूसरी गेंद निकाली गई और दूसरी गेंद रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं फिर से एक बार बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि हमको इसमें से एक गेंद निकालनी है और उस गेंद के रेड होने की प्रायिकता पर विचार करना है। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन ना हो, बस ये है कि एक गेंद निकालना है, वो रेड हो, तो इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी। अब कंडीशन हम ये लगा दे रहे हैं कि इसमें से पहले एक गेंद निकालते हैं और देखते हैं कि वह गेंद क्या है, रेड है, और फिर इसमें क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। वह रेड है चाहे ब्लैक है, कुछ भी है, उसको देखे और फिर इसमें क्या कर दिए, रख दिए। रखने के बाद फिर अब हम निकालें दूसरी बार एक गेंद और वह रेड हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो घटना घटी कि इसमें से हम गेंद निकाले, रेड थी चाहे ब्लैक थी, कुछ भी थी, मैंने इसमें रख दिया। और रखने के बाद फिर हम दूसरी गेंद निकालें, वो भी क्या हो, रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई पहली बार में जो गेंद हम निकाले थे इसमें रख दिए। रखने के बाद जैसे का तैसे 4 रेड और 5 ब्लैक थी, उतना ही रहेगा। तो फिर दूसरी बार में अगर हम निकालेंगे एक गेंद वो रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/9। यानी कि ये प्रायिकता तो इफेक्टेड नहीं हुई ना, यानी कि पहली बार में रेड निकला या ब्लैक निकला, कुछ भी हो, घटना घटी, लेकिन दूसरी बार में हम जो एक गेंद निकाले वो रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी प्रभावित नहीं हुई। दूसरा, यानी कि अगर यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर अगर कहना चाहें कि गेंद निकाल करके और पुनः इसमें क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर करके और फिर पुनः दूसरी गेंद निकाली जाए, तो उसकी प्रायिकता इफेक्टेड नहीं होती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं E1 और E2, ये क्या है, परस्पर स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसी को आगे अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो दो अगर घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, क्योंकि वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसी पर सारे क्वेश्चन हम लोगों के बनने वाले हैं। मतलब चेक करना कि अगर दो घटनाएं दिया गया है तो वह दोनों स्वतंत्र होंगे, कब होंगे, उन सारी पर डिस्कस कर लेना। पहले हम लोग डेफिनेशंस को तो समझ लें। अच्छा, अगर हम ये कहें, ये दूसरे केस में कि ये जो हमको E2 मतलब कि इस बात की प्रायिकता, मतलब कि हमको एक रेड इसमें से गेंद निकालना है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/9। लेकिन कंडीशन ये है, हमको ये समझना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इफेक्टेड हो रही है कि नहीं कोई काम करने पर। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी थी 4/9, काम किया गया है पहले कि रेड गेंद निकाल करके फिर इसमें रख दिया गया। घटना घटी कि गेंद निकाले थे वो रेड ब्लैक आई, ये घटना घटी, लेकिन फिर गेंद को इसमें रख दिए और दूसरी बार हम निकाले रेड, तो प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड नहीं हुई। तो हम कह देंगे कि E1 और E2 क्या है, यहाँ पर परस्पर स्वतंत्र है। लेकिन अब क्या है कि ठीक है, रेड गेंद आने की तो प्रायिकता ये है, ये हमको मालूम है, लेकिन एक कार्य कर रहे हैं, एक घटना घटा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड हो रही है कि इतना ही आ रहा है। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं कि एक हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, और ये कि इसमें से एक गेंद निकाले, इसमें से एक गेंद निकाले और वो क्या हो, रेड हो, वह गेंद क्या हो, रेड। एक गेंद हम इसमें से निकाल चुके हैं रेड, और मैं अपने पास उसको रख लिया, इस थैले में फिर डाला नहीं। अब उसके बाद क्या करूं कि अब दूसरी गेंद निकालें और दूसरी गेंद लाल हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई इसमें से टोटल 9 गेंदें थी, 9 गेंद में से मैंने एक रेड गेंद निकाल करके अपने पास में रख लिया है। इसका मतलब कि इसमें टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गो, और रेड गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। ये अब देखें, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए था 4/9, आ गया कितना? 3/8। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड हो गई ना, यहाँ पर हमको आना चाहिए था ये, और आ गया 3/8। इसका मतलब कि ये जो दोनों घटनाएं हैं E1 और E2, ये क्या है? परस्पर परतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी? परतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि 52 पत्तों का एक हम ताश की गड्डी ले रहे हैं, और उसमें से ये कहें कि हमको इसमें से एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकालना है, और उस कार्ड को हम क्या कर रहे हैं? इक्का। मैं कहूं कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसको कुछ देर के लिए हम E2 कर रहे हैं। तो E2
E2 की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो हम जानते हैं कि टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, तो एक इक्का अगर हमको निकालना है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52। क्यों? क्योंकि घटना के अनुकूल कितने परिणाम होंगे? 4 इक्का, 4 इक्का में से कोई एक इक्का आ जाएगा और टोटल परिणाम इसमें कितना, सैंपल इसमें से 52 एलिमेंट होंगे, तो 4/52। अगर कोई कंडीशन नहीं रहती तो ये हमारा उत्तर आता। लेकिन अब हम कंडीशन ये कह रहे हैं कि इसमें पहले एक घटना पहले, क्योंकि 2 घटनाओं की कंपैरिजन करनी है। अगर हम इसमें से पहले एक पत्ता निकालते हैं वो इक्का आता है। एक हम घटना घटा रहे हैं क्या, कि इसमें से पहले एक पत्ता निकाल लें और वह क्या आता है? इक्का आता है। ये घटना हम घटा ले रहे हैं, एक पत्ता निकाल रहे हैं और वह इक्का आता है। और फिर क्या किए, देखें इक्का आया है, फिर इसमें क्या कर दिए, उस बंडल में फिर हम रख दिए। रखने के बाद अब क्या करें कि हम एक पत्ता निकालें और वह इक्का हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई एक पत्ता निकाले थे, इसमें से एक पत्ता निकाले थे, घटना घटी, लेकिन फिर ले जाकर के मैंने इसमें रख दिया, तो फिर अब जो है कि वो दूसरा पत्ता इक्का आता है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई फिर से वो 52 पत्ते हैं, तो फिर से प्रायिकता जो होगी एक इक्का आने की वो 4/52 ही होगी। प्रायिकता तो इफेक्टेड नहीं ना हुई, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये जो दोनों घटनाएं हैं E1 और E2 क्या है? स्वतंत्र हैं। अगर वही क्या करते हैं कि जो इसमें से इक्का हम निकाले हैं, इक्का जो इसमें से निकाले हैं हम उसमें रख नहीं रहे हैं, उसमें प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं बंडल में। तो भाई अब टोटल पत्ते तो 53 हो जाएंगे, अब 53 पत्ते होंगे, निकाले हैं हम क्या, इक्का पहले से एक ठो इसमें से निकाल लिए हैं। तो अब जो है कि इक्का आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/53 हो जाएगा ना, सॉरी 3/51, सॉरी 52 में से एक पत्ता अगर निकल जाएगा तो 51 पत्ते बचेंगे, और उन 51 पत्तों में तो 3 ही इक्के, क्योंकि एक इक्का तो पहले से निकाल लिया गया है। तो अब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/51, 3/51। लेकिन प्रायिकता कितना आना चाहिए था? 4/52 आना चाहिए, यानी कि 1/13 आना चाहिए था। तो प्रायिकता इफेक्टेड हो गई ना, आना चाहिए 4/52, आ गया कितना? 3/51। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये E1 और E2 जो दोनों घटनाएं हैं वो क्या है? परस्पर परतंत्र। यहाँ पर क्या है? परतंत्र। कब? जब हम क्या करेंगे कि इक्का इसमें से निकाल करके इसमें रख देंगे तो स्वतंत्र, और इक्का निकाल करके इसमें एक पत्ता निकाल करके और इसमें नहीं रखेंगे तो घटनाएं क्या हो जाएंगे? परतंत्र हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझें। ये एग्जाम्पल नंबर 3। हम क्या करते हैं, ये लिखे हुए हैं, यही ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक सैंपल स्पेस में मतलब एक पासे को उछाला गया है और ये जो एलिमेंट आते हैं ऊपर जो संख्याएं आती हैं उसको मैंने सैंपल स्पेस में लिख दिया है 1 2 3 4 5 6। और इसके 2 इवेंट में लिया हूँ, एक इवेंट है E1 बराबर ये और दूसरा इवेंट है E2 बराबर ये। कोई इधर के लिए अभी सपोज कीजिए कि ये घटना घटी नहीं है, तो हम ये कहें कि एक मतलब इसमें से एक हम पासा फेंकते हैं और ऊपर अभाज्य संख्या आती है। पहले इसको क्या करें, दिमाग में उसको लोड न करें, उसको हटा दें, वो अभी हमारे काम का नहीं है। तो मैं कहूँ कि एक पासे को फेंका जाता है और ऊपर एक अभाज्य संख्या आती है, बता दीजिए उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3/6 यानी कि 1/2। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं कि पहले एक घटना ये घटा लेते हैं। ये घटना क्या हुई? घटी। अब हम कहें कि जब ये घटना घटती है तो बताइए इस E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं बता चुका हूं कि जब यह घटना घटेगी तो यह सैंपल स्पेस का काम करेगा और तब इसकी प्रायिकता अगर हमको निकालनी है तो देखेंगे कि इसके नंबर कौन इसके अनुकूल हैं, तो वो हम परिणामों की संख्या मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सैंपल स्पेस में नंबर की संख्या। तो देखेंगे इसमें 2 नहीं है, 3 5 2 है, तो इसका मतलब कि 2 अब बटे में कितना हो जाएगा? 3। 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब तो ये देखें प्रोबेबिलिटी तो चेंज हो गई ना। हम E2 की प्रायिकता निकाले हैं, लेकिन बस क्या है कि E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब कंडीशनल है। एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना की प्रायिकता निकालेंगे, सब कंडीशनल है। बस हम अगले जस्ट स्लाइड पर उसी को हम सब कनेक्ट करने वाले हैं कि ये घटना के होने
होने के बाद जो दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कंडीशनल ही निकाल रहे हैं, बस यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, बस अगली स्लाइड पर हम शो कर लेंगे। तो ये क्या है, E2 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, जबकि ये हो चुका है तब ये कितना है 2/3, और ये नहीं हुआ था तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/2। तो इस घटना के होने या न होने का प्रभाव इसकी प्रायिकता पर तो पड़ रहा है ना। जब किसी घटना के होने या न होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना को प्रभावित करता है तो दोनों घटनाएं क्या कहलाते हैं, परस्पर परतंत्र कहलाते हैं, और अगर प्रभावित नहीं करता है तो परस्पर स्वतंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों घटनाएं हैं E1 और E2 वो कैसी घटनाएं हैं, परस्पर परतंत्र घटनाएं हैं। क्यों, क्योंकि इसका होना इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दे रहा है, इफेक्ट कर दे रहा है। नहीं तो प्रोबेबिलिटी आई होती कितना 1/2, जब ये घटा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/3 आ गई। तो ये है स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं और बेस्ट इन पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसकी हम लोगों को पूरे जो नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज में जो हम लोगों को वर्क करने हैं। जैसे हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के लिए आज पढ़ रहे हैं, तो सेकंड एक्सरसाइज में जो भी हम लोगों को वर्क करना है वो इसी पर बेस्ड कर है। वो है क्या चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा तो देखेंगे वहाँ पर तमाम इसका यूज है। और लास्ट में एक मैं आज के लेक्चर में सबसे लास्ट में 1-2-3 में थ्योरम बताऊंगा जिसको डायरेक्ट प्रूफ भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, क्या इसकी मीनिंग है। लिखे हैं प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो बस इतनी सी बात है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि प्रायिकता का गुणन नियम लागू कहाँ पर होता है। तो जब किसी सैंपल स्पेस की 2 या 2 से अधिक घटनाएं होती हैं और उनमें से 2 को एक साथ, चाहे 3 को एक साथ, चाहे सभी घटनाओं को एक साथ घटने की अगर प्रायिकता की बात की जाती है तो प्रायिकता के गुणन सिद्धांत से ही एक साथ घटने की प्रायिकता निकाली जाती है। फिर से, जब किसी सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं हों और दोनों को एक साथ घटने की जब प्रायिकता हमसे पूछी जाती है तो प्रायिकता का गुणन सिद्धांत वहां पर लागू होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रायिकता का जो गुणन सिद्धांत होता क्या है। तो पहले हम ये समझें कि अगर 2 घटनाएं की सैंपल स्पेस S की E और F है तो दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता को डिनोट कैसे करते हैं। तो जब 2 घटनाएं एक साथ होती हैं तो उसको लिखा कैसे जाता है, मतलब कि E भी हो और F भी हो तो उसको E इंटरसेक्शन F से डिनोट किया जाता है। तो उनके एक साथ होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना होता है उसी को बस देखेंगे, निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो 2 प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आता है। कैसे आता है दिखाते हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट ये लिखे हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता एक साथ घटित होने की प्रायिकता के गुणन सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है, जो निम्न है। तो पहला क्या है, माना E तथा F प्रदर्श समष्टि S की 2 घटनाएं हैं। प्रदर्श समष्टि S की 2 घटनाएं हैं तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता, एक साथ घटित होने की प्रायिकता किससे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। मैं भी बात किया हूं कि जब भी गुणन सिद्धांत की बात की जाएगी तो 2 या 2 से अधिक घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जरूर पूछेगा। यही पूछेगा, 2 या 2 से अधिक घटनाओं के एक साथ होने की घटना की प्रायिकता पूछेगा तो ही गुणन सिद्धांत लागू होता है। और कैसे लागू होता है तो वही मैं दिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर E और F 2 घटनाएं हैं सैंपल स्पेस की, उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो ये जो होता है वो इतना के बराबर, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E। और दूसरा पॉइंट इसी को हम लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो मैंने बताया था, एक बार याद दिलाते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये मैंने बताया था। तो यही तो है
दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता तो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता है। तो इसका मतलब यही हमको निकालना है। इसको जब निकालना है तो इस वाले टर्म को इधर कर दे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये मैंने डेफिनेशन में भी कहा था, तो इधर मल्टीप्लाई इसका किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, पी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो इसका मतलब इस वाले से ये रिजल्ट आ गया। बस ये है कि एक और मैं बताऊं, तब मैं बताता हूं, एक और मैं ये बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, अगर ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ, तब कितना लिखेंगे, ई लिख देंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो निकालेंगे तो ये इधर पीई का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पीई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, पीई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई। अब ये देख लेते हैं कि इससे ये रिजल्ट आया है, इससे ये रिजल्ट आया है, और निकाले ही ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता चाहिए थी। और दूसरी बात, ये जो हमारा है पोर्शन नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इधर गुणा कर दिए हैं, ये भी नॉट इक्वल टू 0 था, डेफिनेशन में भी बताते हैं, इधर कर दिए हैं। जहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो है दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता है, और वो कितना के बराबर है, इतना के बराबर आया है इस रिजल्ट से, और ये इतना के बराबर आया है इस वाले रिजल्ट से। और ये देख पा रहे हैं कि दो प्रायिकताओं का गुणनफल तो है इतना इंटू इतना, और जब दो प्रायिकताओं का गुणनफल है तो इस प्रायिकता की वैल्यू इन दो प्रायिकताओं के गुणनफल से निकाली जाती है, इसलिए इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता का गुणन सिद्धांत या प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। उसी प्रकार से ये भी क्या है, दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता है, और वो निकाला जा रहा है दो प्रायिकताओं के गुणनफल से, यही प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इस रूल्स को कहा जाता है प्रायिकता का गुणन नियम। अब बात रह गई कि कब इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे। तो बस इतनी सी बात है कि जो घटना पहले घट जाएगी, जो घटना पहले घट जाएगी उसी को बटे में लिख लेंगे। यहाँ पर जो घटना पहले घटेगी उतना इंटू दूसरी घटना की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर से जो घटना पहले घटेगी वो इंटू दूसरी घटना की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो घटना घट चुकी होती है उसको अपान में लिखते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता आ जाती है। अगर हम कहते हैं कि पहले कौन घटा, ई घटा, तो ये अप्लाई कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले कौन घटा, एफ घटा, अगर एफ घटा तो पी एफ इंटू पी ई अपान एफ, मतलब कि पी एफ गुणे ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर ही देख पा रहे हैं हमारे लिखे भी हैं पी ई अपान एफ तथा पी एफ अपान ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नोट, क्योंकि इसको डायरेक्ट जो है कि हमें रिजल्ट याद रखना होगा, इसलिए याद रखना होगा कि डायरेक्ट इसका यूज हम लोगों को करना है। क्या है, लिखे हैं यदि दोनों घटनाएं ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र हैं तब, यदि दोनों घटनाएं ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र हैं तब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हैं ई और एफ, तो किसी घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता ही नहीं है। फिर से, अगर किसी सैंपल स्पेस की ई और एफ दो घटनाएं हैं और वो दोनों परस्पर क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो किसी घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता ही नहीं है। मतलब हम मान लेते हैं कि ये घटना घटी, कौन, ई घटी, अगर ई घटी तो हम निकालेंगे एफ की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, तो ये पीई के ही बराबर आता है। क्यों, क्योंकि पीई हम निकालेंगे ये हम फिर से एक बार बता दूं कि एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि ये घटना हमारी घटी, ई हमारी घटना घटी, और हमको एफ की प्रायिकता निकालनी है जबकि ई घट चुका है, एफ की प्रायिकता हमको निकालना है जबकि ई क्या हो चुका है, घट चुका है। तो हम बता दें कि अगर ई और एफ परस्पर क्या है, स्वतंत्र हैं, तो हम डायरेक्टली क्या निकालें, पी एफ निकालें, मतलब एफ की प्रायिकता निकालें, चाहे एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों सेम। अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि ये जो निकालने, एक ये घटना होने के बाद
अगर हम ये घटना की प्रायिकता निकालते हैं, ये घटना होने के बाद इस घटना की प्रायिकता किसकी, एफ की प्रायिकता निकालते हैं, उसको इस साइड डिनोट किया जाता है और ये वही रिजल्ट आता है जो हम डायरेक्ट किसका निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं, मतलब एफ की प्रायिकता निकालते हैं। ये निकालें चाहे ये निकालें, दोनों इक्वल आता है कब, जब ई और एफ परस्पर स्वतंत्र होते हैं तब। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई इक्वल टू पी एफ। उसी प्रकार से तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई की जगह पर कितना लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। इस रिजल्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई के स्थान पर कितना लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे, तो पी ई इंटू कितना आ जाएगा, पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि पहले कौन घटा, एफ घटा, ये एफ, और उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ई की, जबकि एफ हो चुका है। तो इस एफ के होने का प्रभाव ई की प्रायिकता पर पड़ता ही नहीं है। तो चाहे पी ई अपान एफ से उसको लिखें चाहे पी एफ लिखें, दोनों बात एक ही है। अगर दोनों स्वतंत्र हैं तो हम क्या लिखें, ई की प्रायिकता ऐसे लिखें चाहे डायरेक्ट ऐसे लिखें, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो हम क्या कहने वाले हैं इसको कि पी ई अपान एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ इक्वल टू कितना, पी ई। तो यहाँ पर देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ के स्थान पर कितना लिख देंगे, पी ई लिख देंगे। तो यहाँ से भी हो जाएगा पी एफ इंटू पी ई, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटू पी ई लिखें चाहे पी ई इंटू पी एफ। तो दोनों से इससे भी रिजल्ट हमारा यही आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब अब दिमाग में इसको बैठा लें कि अगर किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं ई और एफ हैं और दोनों स्वतंत्र हैं तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता क्या होता है, दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। लिख दिए यहाँ पर कि अगर किसी सैंपल स्पेस की ई तथा एफ दो घटनाएं हैं तो दोनों घटनाओं के एक साथ जो घटने की प्रायिकता होती है वो दोनों घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसका यूज किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखता है कि दो घटनाएं हैं ई और एफ जिनकी प्रायिकताएं दी गई होती हैं, तो हमसे जांच करने के लिए कहता है कि बताइए ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं, हमको बताना होता है। तो अगर इतना आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्वतंत्र और अदरवाइज परतंत्र। अगर हम कहें कि इतना बराबर इतना आ गया और नहीं तो क्या कह देंगे, परतंत्र। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि दोनों घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं होंगी तो क्या होंगी, परतंत्र होंगी। तो ये भी याद रखेंगे। ये क्यों है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ नॉट इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, कब, जब ई और एफ स्वतंत्र नहीं होते हैं तब। क्योंकि स्वतंत्र अगर होते तो ये बराबर आता है, आज स्वतंत्र नहीं होते तो ये होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू पी ई अपान एफ की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर ला करके रखेंगे और ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर रखने के बाद भी ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर नहीं आएगा। तो बस ये हम देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू अगर पी ई इंटू पी एफ आता है तो हम कहते हैं कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो इसको याद रखना ही है, हमें बार बार यूज करेंगे। देखते हैं आगे। तो ये भी हमारा जो था ये फर्स्ट पॉइंट था, क्या, सैंपल स्पेस की मात्र 2 इवेंट लिए थे। अब कितना ले लेंगे, 2 से अधिक इवेंट ले लेंगे और दिखाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट अभी बताए हैं, जस्ट कवर किए हैं इसको। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या था, 2 इवेंट के लिए था। अब क्या है, 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए, मतलब 3 इवेंट हो जाए, 4 इवेंट हो जाए, 5 n इवेंट हो जाते हैं उसके लिए। मतलब क्या है कि अगर E1, E2, E3 एंड so on en किसी प्रतिदर्श समष्टि की n घटनाएं हैं तो सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको कैसे, 2 इवेंट अगर था तो हम बस इतना ही लिख करके काम चला लेते थे। लेकिन अब क्या लिखेंगे, अगर n घटनाएं हैं और सबके एक साथ घटने की प्रायिकता हमको निकालना है तो एक साथ घटने की प्रायिकता को ऐसे कुछ नोटिस किया जाता है, सबका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इतना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन इंटू इंटरसेक्शन En इक्वल टू, पहले E1 हो गया
तो यहाँ पर ये जो निकालते हैं ये सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब स्वतंत्र परतंत्र कुछ और रहेगा, ये फार्मूला हमारा लागू हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र अगर होता है तो एक कंडीशन बन जाती है, उसके लिए सामान्य से सूत्र से हम निकाल सकते हैं उसकी प्रायिकता को। तो यहाँ पर कोई भी रहेगा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर E1 इंटू स्वतंत्र होते हैं तो डायरेक्टली P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 बराबर कितना हो जाता है? P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जो है यहाँ पर स्वतंत्र हो परतंत्र हो ये हमेशा वर्क करता है। लेकिन स्वतंत्र अगर हो जाएगा तो एक केस बनेगी, उसको मैं भी बताने वाला हूँ। तो देखें यहाँ पर इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लिखेंगे कि अगर पहले E1 घटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू जो घटा है उसको नीचे लिख देंगे और E2 की प्रायिकता से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटू अब कौन कौन घट गया है? E1 और E2 दोनों घट गया है। तो अब दोनों घटने के बाद E3 की प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन, ये जनरलाइजेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि E1 और E2 दोनों घट गया है और E1 और E2 को इससे डिनोट कर लें, E1 इंटरसेक्शन E2 से डिनोट कर लें ऐसे, और नहीं तो सिर्फ E1 E2 से ऐसे, अगर ऐसे भी डिनोट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में अगर कोई चीज़ नहीं होता है, यूनियन इंटरसेक्शन कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी माना गया है कि अगर डायरेक्ट ऐसे भी लिख दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? E1 और E2 के एक साथ घटित होना लिखा गया। इंटरसेक्शन को ऐसे, इसको ऐसे डिनोट किया गया है, बस याद रखेंगे। कहीं अगर लिख दिया गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे E और F ऐसे, तो इसका समझ जाना है मीनिंग क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर दो घटने E1 और E2 घट जाएंगे तो तीसरे की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटू, अब तीन घटनाएं घट गई क्या? E1 E2 E3, तो अगली E4 की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटू E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीन घटा था जो वो लिख देंगे इंटू डॉट डॉट डॉट। अब जब En की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसके पीछे n-1 En-1 घटनाएं घट चुकी हैं तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ En अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ En अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन En-1, और सबका प्रोडक्ट करना है। बस क्या था, दो इवेंट के लिए जो रूल था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, बस उसी का क्या है? जनरलाइजेशन है। दो से अगर अधिक इवेंट हो जाते हैं तो उन सबको एक साथ घटित होने की प्रायिकता इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन दे दिए हैं ये कि यदि E1 E2 E3 En डॉट 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 क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, बस डायरेक्टली सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को इसे डिनोट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन En इक्वल टू, बस क्या लिख देंगे? PE1 इंटू PE2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 PEN, ये लिख देंगे। बस ये भी ज़्यादा इसी का प्रयोग होगा, नहीं तो किसी का भी प्रयोग होगा हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, तो चलते हैं देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिखे भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि परीक्षा में डायरेक्ट इसको प्रूव भी करने के लिए कहा हुआ है हमसे, हम जब पेपर सॉल्व कराएंगे दिखाएंगे। कहा है कि यदि E तथा F प्रदर्श समष्टि, किसी प्रदर्श समष्टि S की दो स्वतंत्र घटनाएं, इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक ये यदि E तथा F प्रदर्श प्रदर्श समष्टि S की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ये दोनों घटनाएं कैसे रहनी चाहिए? स्वतंत्र रहनी चाहिए। तब फर्स्ट E बार तथा F भी क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। E बार का मतलब क्या? E नहीं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। E तथा F बार भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। E बार तथा F बार भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये हमको दिखाना है। तो अगर E तथा F क्या है? स्वतंत्र है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि E बार इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग दोनों की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर दिखा देंगे तो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्र की यही तो कंडीशन बताए हैं कि अगर E और F किसी प्रदर्श समष्टि S की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही बताए हैं। तो फिर इसका मतलब ये हमको दिखाना है, अर्थात ये दिखाना है। अगर हमको दिखाना है E तथा F बार क्या है? स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब क्या दिखाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार, ये दिखाना है। तीसरा पॉइंट है
ई बार तथा एफ बार भी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इक्वल टू दिखा देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, ये हमको दिखाना है। तो प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसको, क्योंकि बहुत यहाँ पर लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इसका भी प्रयोग हम लोगों को करना है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रूफ में हम फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम करते क्या है कि जो हमारे पास इवेंट हैं ई और एफ जो हमको दिया गया है, ये स्वतंत्र यहाँ पर लिख भी लेते हैं फर्स्ट में। यहाँ पर ना तो पहले लिख रहे हैं हम कि चूंकि ई तथा एफ क्या है, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमको दिया हुआ है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमको पहले से गिवन है। इतनी बात दिया हुआ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर इवेंट ई और यहाँ पर इवेंट एफ लिख रहे हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ई बार इंटरसेक्शन एफ। तो अगर हम बात करें कि ई बार इंटरसेक्शन एफ है कौन, तो ये तो पूरा हमारा ई है, ये वाला समुच्चय से समझे, ये तो पूरा हमारा कौन है, ये ई। तो ई बार की बात करेंगे तो बाहर वाला क्षेत्र क्या होगा, ई बार ये होगा, ये सब ई बार होगा। और किसके साथ इंटरसेक्शन निकाला गया है, एफ के साथ। तो एफ तो पूरा ये है, एफ हमारा ये पूरा है, ये वाला। तो एफ के साथ और इस बाहर वाले पोर्शन के साथ जो कॉमन मिलेगा हमारा पोर्शन, वो कौन मिलेगा, ये हमारा पोर्शन मिलेगा। तो बस इतनी सी बात है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ई इंटरसेक्शन एफ। तो बस इतनी सी बात है कि अगर हमको इस एफ की प्रायिकता, क्योंकि जो पहला वाला रिजल्ट है वो आने वाला है, इस एफ की प्रायिकता की बात करें तो इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता, क्यों, क्योंकि ये इवेंट ये वाला और ये परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी क्यों है, क्योंकि इसमें और इस छायांकित क्षेत्र में कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये और ये वाला पोर्शन, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो अगर इस एफ की प्रायिकता हमको निकालनी हो तो इस प्रायिकता और इस प्रायिकता दोनों को जोड़ करके हम निकाल देंगे इसकी प्रायिकता। क्यों, क्योंकि परस्पर अपवर्जी वो घटनाएं हैं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकता अगर हमको निकालनी होती है तो बस जोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पर लिख देंगे अब फर्स्ट, यहाँ पर चूंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका क्या नाम दिया है, इसका नाम दिया गया है ई बार इंटरसेक्शन एफ। तो ये हो जाएगा ई बार इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ। बस हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले को इधर कर लें चाहे थोड़ा सा। इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना है, ये पी ई और इंटू कितना के, पी एफ के, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको इधर कर दें। मतलब ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये। और हम जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस अगर पी की बात करेंगे तो पी का बार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार। तो देख पा रहे हैं पहला वाला रिजल्ट जो है ये हमको लाना है, देख पा रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। देखते हैं सेकंड रिजल्ट को। चलिए सेकंड रिजल्ट को लाने के लिए मैं बताता हूँ। अब की बार क्या करना है, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ का बार है, तो मैं बात करूं कि ई इंटरसेक्शन एफ का बार तो कौन है, तो ये वाला पोर्शन है। क्यों, क्योंकि ये पूरा एफ है और एफ के बार की बात करेंगे तो बाहर वो छायांकित होगा, तो दोनों में कॉमन जो रीजन मिलेगा वही मिलेगा। अब हमको करना क्या, इस बार ई की प्रायिकता निकालनी है और ई की प्रायिकता हो जाएगी इसकी प्रायिकता धन इसकी प्रायिकता। अभी यही बता देना है कि आखिर दोनों को जोड़ा ही क्यों जा रहा है, अभी हम उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता किसकी लिखेंगे, ई की प्रायिकता लिखेंगे, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है
इसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ का बार, इसका नाम है इस रीजन का ई इंटरसेक्शन एफ का बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार और प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब हमको इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको अभी छोड़ रहे हैं वैसे ई इंटरसेक्शन एफ का बार और प्लस इसकी वैल्यू तो गिवन है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस टर्म को इधर लेकर के आते हैं तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें से कौन कॉमन है, पी ई, तो हो जाएगा पी ई को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस पी एफ, ये पी एफ। और ये जानते हैं कि चूंकि पी एफ बार और प्लस पी एफ बराबर कितना होता है 1, तो अगर हमको निकालना होगा 1 माइनस पी एफ निकालना होगा तो पी एफ का बार हो जाएगा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे पी ई और इंटू कितना हो जाएगा पी एफ का बार। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बताने के लिए कहा हूं, पहले मैं उसको हम बता लेते हैं तब उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर में क्यों इस ई की प्रायिकता को निकालने के लिए इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता हम कर रहे हैं। तो सेट से अब ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये किसी सैंपल स्पेस के क्या हैं, ये दोनों घटनाएं उस सैंपल स्पेस को हम क्या मान रहे हैं, एस मान रहे हैं। तो हमको ये बता दीजिए कि अगर हम नंबर ऑफ ई निकालना चाहें, इन सबको मिटा दे रहे हैं क्योंकि सारा कुछ हो चुका है, बस हम बताने जा रहे हैं कि क्यों पी ई बराबर इतना लिख रहे हैं, बस इस रिजल्ट को, क्योंकि पहला वाले में भी लिखे हैं दूसरा में भी लिखे हैं ऐसा ही टर्म, तो फिर समझ लिया जाए कि आखिर ऐसा ले ही क्यों रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ ई इक्वल टू, मतलब ई में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें अवयवों की संख्या प्लस इसमें अवयवों की संख्या, क्यों, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है ना, क्योंकि दोनों, वैसे तो ई में अवयवों की संख्या लिखेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या प्लस इसकी इसमें अवयवों की संख्या और माइनस इसके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या हम घटा देते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ई में अवयवों की संख्या अगर निकालना है तो इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ई में अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये एफ दोनों पक्षों में नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस, क्योंकि सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा बस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ये एफ, ये क्या है ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो इसी को तो मैं भी बताया हूँ, इसी को तो हम भी बताए हैं कि इतना बड़ा डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, तो अब बताने की जरूरत ना पड़े, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं हम, और तीसरे पॉइंट को बताने के लिए हमें कोई वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमको ये निकालना है। तो ये लिख देंगे, तीसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार, ये निकालना है। डिमॉर्गन रूल क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, इसी को हम डिमॉर्गन रूल कहते हैं। कैसे, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इक्वल टू होता है ई यूनियन एफ और पूरे का बार कहने, बार का मतलब क्या है, डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, कुछ और लिख लें चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब कि अगर दो सेट बराबर हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बार इक्वल टू नंबर ऑफ ई यूनियन एफ पूरे का ये बार, दोनों पक्षों में नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ये नंबर ऑफ एस से अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एस से, तो इधर का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का बार, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखने वाले हैं, बस यही चीज़ लिखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पूरे का बार, ये बस इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस क्या है कि इसी में डिमॉर्गन लॉ लगा दिए हैं, ऐसे कुछ है, और नहीं तो प्रूफ की बात भी कर दें कि कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हमको ये मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ई के हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस ई के स्थान पर अगर हम क्या लिख लेते हैं, ये कुछ ले लेते हैं ऐसा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ये क्या, ये पूरा है भाई, ये पूरा है, आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऐसे कर लेते हैं। तो इसका मान एक ही होगा, इसका मान क्या होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, मतलब इसको एक घटना कह लीजिए और इसकी एक घटना कह लीजिए। तो ये बार वाला पोर्शन है और ये बार वाला नहीं है, तो इसका मान 1 होगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर इसकी वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा 1 माइनस पी ई और यूनियन पी एफ। इतनी बात क्लियर है। आगे अब हमको इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है, मतलब दो ये जो ई और एफ हैं वो क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर है। यूनियन को पहले हम इंटरसेक्शन में, तो यूनियन का वो जो फार्मूला हमारा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमेशा चाहे वो घटनाएं कैसी भी हों सबके लिए लागू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अंदर प्रोडक्ट कर लें माइनस का, ये एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ये प्लस हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ। क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमको इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। अब किसी दो को एक साथ कर, चलो इन दोनों को एक साथ कर लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई और माइनस इसमें से पी एफ को कॉमन कर लेंगे। तो ये पी एफ को अगर हम कॉमन करें तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस पी ई, 1 माइनस पी। आगे इसमें से और इसमें से पी ई को हम कॉमन कर ले रहे हैं, देख पा रहे हैं पी ई पी एफ, तो ये है 1 माइनस पी ई। हाँ, ये कॉमन कर ले रहे हैं 1 माइनस ई को, 1 माइनस ई को कॉमन कर ले रहे हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू, जब ये कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस ये निकल चुका है तो माइनस पी एफ बचेगा, तो हो जाएगा पी एफ। और 1 माइनस पी बराबर पी का बार इंटू 1 माइनस पी एफ इनकी पी एफ का बार, यही तो हमको लाना है, यही लाना है। देख पा रहे हैं, देखते हैं आज के लेक्चर का थ्योरेटिकल पार्ट में लास्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को इन पर बेस्ड। चलिए देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरम लिखे हैं। यदि E1 E2 E3, यदि E1 E2 E3 डॉट 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 En किसी प्रदर्श समष्टि n, सब जितना भी बता रहे हैं परीक्षा के मतलब कि जो उसमें पूछे गए प्रश्न हैं सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम स्कूल में भी जो भी पढ़ाए हैं हम ये सिलेबस को देख करके नहीं पढ़ाए हैं कि इतना सिलेबस ही हम लोगों को कवर करना है। हम पूरा मतलब कि आगे की भी तैयारी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाते आए हैं, इसलिए हम कोई भी टॉपिक जब नहीं छोड़ें तो यहाँ पर भी कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ये सारे जो है कि जितने भी जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाले हैं, मतलब एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, देखा जाएगा उसको भी। तो क्या है, यदि E1 E2 E3 डॉट 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 En किसी प्रदर्श समष्टि S की n स्वतंत्र घटनाएं हैं। इंपॉर्टेंट बात है, किसी प्रदर्श समष्टि की n स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब स्वतंत्र होगा तब उनमें से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता। तो हम लोग सेट में भी पढ़े हुए हैं कि ये जो E1 यूनियन, चाहे मैं ये कर दूं A यूनियन B, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग यही होती है, अगर मान लो कि हम ऐसे लिख रहे हैं नंबर ऑफ A यूनियन B, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, N में एलिमेंट या B में एलिमेंट या A और B दोनों में एलिमेंट, या ये कह सकते हैं इसी की मीनिंग क्या होती है, A या B मतलब कि कम से कम इनमें से एक, A या B में से कम एक, ये सब इसी का नाम होता है। मैंने कम से कम एक का नाम आ जाए इसका मतलब यूनियन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उनमें से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता किसमें से, इसमें से। तो उसको किससे डिनोट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, मतलब कि या तो E1 घटे या तो E2 घटे या तो E3 घटे या तो डॉट 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 En घटे। तो इस बात की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 माइनस PE1 इंटू
1 माइनस पी ई टू इंटू 1 माइनस पी ई थ्री इंटू डॉट 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 इंटू 1 माइनस पी ई एन। ये हमारा ये फार्मूला होता है, लेकिन कैसे होता है उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, हमको निकालना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN। ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E का बार इक्वल टू कितना होता है 1। तो मैं पूछूंगी बताइए कि P बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस पी का बार। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN, और इस पूरे पर क्या लगा दे रहे हैं, बार लगा दे रहे हैं। ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, बस इसका यूज कर लें भाई। एक इवेंट ये, एक इवेंट ये, मतलब ये अगर कोई इवेंट है तो ये ई नहीं वाला इवेंट है, तो इन दोनों का सम एक के बराबर, तो इस वाले को इधर कर लिए बस। अब मैं बता दूं कि अभी बताए हैं कि अगर E1 और E2 किसी सैंपल स्पेस की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये बताए हैं। अगर उसे को जनरलाइज कर दें हम, कई हो जाए, तो जैसे बताया भी हूँ कि अगर E1 E2 E3 डॉट 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 EN किसी सैंपल स्पेस की n स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN जो होता है उन सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को डिनोट करता है। तो अगर E1 E2 E3 डॉट 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 EN को इस पर बार लगा हुआ है, इस पर अगर बार लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस ये क्या लिख देंगे, E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार इंटरसेक्शन E3 बार इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन EN बार। क्यों, डी मॉर्गन रूल का जनरलाइज केस हो जाएगा। दो के लिए जो रूल होता है वही दो से अधिक के लिए भी रूल होता है, बस क्या करते हैं सब पर अलग अलग बार करके और यूनियन को किस में बदल देते हैं, इंटरसेक्शन में। अब चूंकि ये सारे इवेंट हमारे E1 E2 E3 डॉट 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 सब क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो अभी तो हम बताए हैं कि अगर E1 E2 अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं कि सैंपल स्पेस की, तो उन दोनों के एक साथ घटित होने की ये जो प्रायिकता होती है, ये अभी हम बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का बार अगर ऐसे लिखा गया तो ये होता है E1 का बार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का बार। तो सेम प्रोसेस जनरलाइज करते हैं इसको भी, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये P1 का बार, E1 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, E2 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का बार, ऐसे डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN का बार, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बस ऐसे लिख दिए। अब 1 माइनस इसके स्थान पर तो लिख सकते हैं 1 माइनस PE1 ऐसे, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस PE2 ऐसे, 1 माइनस PE2, और इंटू इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस PE3। अभी बताए हैं कि PE प्लस PE का बार इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से इसको निकाल दिए हैं, इंटू डॉट 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 1 माइनस PEN। यही तो लिखे हैं, ये क्या लिख दिए हैं, यहाँ से ये हटा लिया जाए। अच्छा 1 मिनट, 1 माइनस नहीं लिखे हैं क्या, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से एक टर्म छोटा था, ये यहाँ पर 1 माइनस चाहिए, ये 1 माइनस ऐसे ये जो मैं लाया हूँ यही है, ये प्रूफ में सही है, बस लिखने में यहाँ पर छूट गया था, यही हमको प्रूफ करना था। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद निकाली जाती है, एक के बाद एक चाहिए, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मतलब जो पहले हम गेंद निकाली है पहली बार में,
वह दूसरी गेंद निकालने से पहले उसको रखी नहीं जाती है। मतलब ये नहीं कि गेंद निकाल करके और रख दे, रखने के बाद दूसरी गेंद, ऐसा नहीं है। निकाल करके हम अपने पास रखे हुए थैले में नहीं डाल रहे हैं, वापस नहीं रखी जाती है। यदि कलश में से प्रत्येक रंग का निकलना समसंभावी, समसंभावी का मतलब वही जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है एन बटे में एन एस, मतलब कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सैंपल स्पेस में कुल परिणामों की संख्या, वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वो समसंभावी है तो दोनों काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। मतलब मैं लिख रहा हूँ कि माना पहली गेंद के काली होने की घटना ई है, तब ये हम कलश यहाँ पर बना ले रहे हैं। ये इसमें क्या है, 10 ब्लैक है और 5 वाइट है। ये तो पहली यहाँ पर लिख देंगे कि माना पहली गेंद के काली होने की घटना अगर ई है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा। मतलब कि काली गेंद एक निकाल रहे हैं, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 10 बटे में 15। क्यों? क्योंकि टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 15 कहा है, समसंभावी, इसलिए वो रूल हम अप्लाई कर ले रहे हैं। तो 15 ये टोटल हो जाएगा, और काली गेंद कितनी है, 10, एक गेंद उसमें से कोई निकल सकती है, तो हो जाएगा 10 बटे में 15। तो हो जाएगा 10 और बटे में 15। अभी काट नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो काट लिया जाएगा इसको। चलिए कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 ते 15। अच्छा, फिर लिख रहे हैं कि माना दूसरी गेंद के काली होने की घटना क्या है, एफ है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रायिकता निकालनी है, लेकिन पहले से ई हो चुका है। ये पहली गेंद निकाली गई है, तब दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो एक गेंद जो निकाला गया था उसको इसमें रखा नहीं गया है, और क्या निकाला गया है, काली गेंद निकाल ली गई है इसमें से, तो टोटल गेंदों की संख्या हो जाएगी 14, और काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दूसरी गेंद काली होने की घटना अगर ई है, तब कितना हो जाएगा, 9 बटे में 14। ये हो जाएगा 9 बटे में 14। अब उसके बाद क्या निकालना है, दोनों गेंद काली हो, मतलब कि 2 गेंद निकाली जाती हैं और दोनों गेंद क्या हो, काली। तो दोनों गेंद काली होने को किसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से, दोनों ब्लैक हो एक साथ दोनों। हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना, लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, इसलिए दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता को किस डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से डिनोट करेंगे। और ये मैं क्या बताया हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ लिख सकते हैं, जो जरूरत है वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले ई तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, यही फार्मूला हम बताए हैं। तो यहाँ पर रख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 2 बटे में 3, और गुणे ये ई अपान एफ है 9 बटे में 14, हो जाएगा 9 बटे में 14। तो काट लेंगे इसको, 3 3 के 9, और यानी कि 3 बटे में 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलें दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई गद्दी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए। मतलब कि जो पत्ते निकाले जा रहे हैं, 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं एक के बाद एक करके, लेकिन एक पत्ता निकाला जाता है जो वो दूसरा पत्ता निकालने से पहले इसको उसमें डाला नहीं जाता है। ये कहने की मीनिंग है। निकाले गए पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ कि माना पहले 2 पत्तों, माना पहले 2 पत्तों का बादशाह होने की घटना क्रमशः E1 तथा E2 है, तथा तीसरे पत्ते के गुलाम
होने की घटना E3 है, E3 है। तब पहला पत्ता अगर हम निकालते हैं और सब मिला जुला करके 3 पत्ते निकाले गए हैं, और 3 पत्ते निकाले गए, इसका मतलब कि हमको तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। क्योंकि 3 पत्ते निकालेंगे, इसका मतलब 3 पत्ते निकालें, उसी को कहते हैं कि एक साथ निकाले गए हैं। 1 by 1 तो निकाले गए हैं, लेकिन निकालने के बाद वो तीनों एक साथ हो जाते हैं, इसलिए उसको ये भी मीनिंग से समझा जाता है कि वो तीनों पत्ते एक साथ निकाले गए हैं। और जब ऐसी बात आती है कि 2 घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता, 3 घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता, या कितने भी घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता निकाली जाती है, तो गुणन सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे, इसलिए पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता P1 बराबर, इसलिए PE1। तो 52 पत्तों में से अगर एक बादशाह निकालते हैं हम, और हम जानते हैं कि टोटल 52 पत्तों में से 4 बादशाह होते हैं, तो 4 बादशाह में से एक बादशाह निकालने के तरीके हो जाएगा 4/52। तो हो जाएगा कितना के 4/52 के, 4/52। अब उसके बाद ये पत्ता निकाल करके हम रख लिए हैं। अब दूसरा पत्ता क्या निकाला जाता है, फिर बादशाह। और दूसरा पत्ता निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो लिखेंगे, लेकिन E1 हो चुका है, E1 हो चुका है। तो एक पत्ता तो निकाल ले लिए, अपने पास रख लिए हैं, बचेंगे टोटल पत्ते कितने, 51। और जो 51 पत्ते हैं उसमें 3 बादशाह, क्योंकि एक बादशाह निकाला जा चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 3/51। अच्छा, अब उसके बाद क्या निकाल देंगे, तीसरी घटना की प्रायिकता, मतलब कि एक पत्ता जो निकाल जाए, तीसरा वो गुलाम हो, तो गुलाम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE3। लेकिन अब क्या क्या हो चुका है, E1 और E2 दोनों हो चुके हैं, तो इसको कैसे नोट करेंगे, PE3 और ये E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू गुलाम होने की प्रायिकता कितने, 52 में से 2 पत्ते निकाले जा चुके हैं, 2 बादशाह, बचे कितने 50, और 50 में अभी भी 4 गुलाम मौजूद होंगे, क्योंकि हर एक पत्ते के 4-4 पत्ते होते हैं। 2 बादशाह निकला है, इसलिए गुलामों की संख्या अभी भी उसमें 4 मौजूद है। तो 4 में कितना हो जाएगा 50। अब क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। लिखेंगे नाउ, अब तीनों पत्ते में से 2 पत्ते बादशाह तथा एक पत्ता गुलाम होने की प्रायिकता को कैसे नोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू इसको ऐसे लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको देखते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E1 हो चुका है, तो E2 की प्रायिकता को ऐसे लिख देंगे। अब क्या हो चुका है, E1 E2 दोनों हो चुके हैं, तो E3 की प्रायिकता को ऐसे लिख देंगे, तो E1 इंटरसेक्शन E2 ऐसे लिखा जाएगा। तो P1 कितना है, 4/52 मल्टीप्लाई ये E2/E1 है 3/51, और मल्टीप्लाई ये इसकी वैल्यू कितनी है 4/50, ये 4/50। बस इसी को कैलकुलेट कर लें और आंसर लिख दें। क्यों, ये हो जाएगा 1/13, ये 1/13, और ये हो जाएगा 1/17, और ये हो जाएगा 2/25 और गुणा इसी को कर लें, यही आंसर हो जाएगा। इसी को गुणा कर लें तो ये आंसर जो 2/में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आंसर हमारा आया है 2/5525, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा सवाल, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पांसे को एक बार उछाला जाता है, घटना पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य का मतलब होता है, एक होता है अपवर्तक और एक होता है अपवर्त्य। तो अपवर्त्य माने होता है गुणज और अपवर्तक माने होता है गुणनखंड। तो यहाँ पर का अपवर्त्य माने 3 का गुणज है को ई से और पांसे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए तो ज्ञात कीजिए क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में करना क्या है कि एक पांसे को एक बार उछाला जाता है, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये लिख लेंगे। और एक घटना जो ई है वो क्या है, पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त में गुणित 3 और कितना आ जाएगा 6 और फिर उसके बाद एफ जो है वो क्या है
अपवर्त को ई से और प्राप्त संख्या सम है को एफ से। तो सम क्या है 2 4 6, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों स्वतंत्र हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब क्या करें, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहे हैं तो लिख देंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा 1/6 क्योंकि एक ही है ना, ये 1/6 लिखेंगे। अब चूंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आया है हमारा वो कितना आया है, ई की वैल्यू है 1/3 और ये है 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 और वो 1/6 कितना के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर। देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया। इसका मतलब कि लिख देंगे अतः दोनों घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः दोनों घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला जाता है। अनभिनत की मीनिंग मैं बता चुका हूं, ये न्यायी है पासा, अन्याय करने वाला नहीं है पासा। ये मतलब अगर मीनिंग नहीं भी याद है कि इसका मतलब क्या होता है तो सवाल जो हमारा गिवन होगा उसमें अगर जो पासे के सब डिजिट्स हैं अगर वह ये दिया गया है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और, अलग अलग सब हैं, सम संभावी नहीं है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो लिखा गया है इसकी मीनिंग क्या है वो बता देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया है कि अनभिनत, हम जान गए कि न्याय है। अगर मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें जरूर 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटियाँ अलग अलग वो गिवन होगा, वो हमको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर न्याय है वो कौन वाला है, जो हम लोग सिंपल पासे की बात करते हैं, वो जो घन वाला पासा होता है जिसके सभी पलकों पर 1 2 3 4 5 6 होता है। क्या है, एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो जब 2 बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट होते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लिया जाएगा। माना ए जो इवेंट है, माना ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, तो पहली उछाल पर बस विषम लिख रहे हैं तो एक के साथ हो सकता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर पहली उछाल पर 3 भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे विषम, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ये 3 6, फिर उसके बाद 5 भी तो हो सकता है पहली उछाल पर, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। दूसरे पर क्या था उसका मतलब नहीं, पहले पर विषम होना चाहिए। और क्या कह रहा है, और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम आता है, तो बी को भी लिख दूं मैं यहाँ पर बी, तो द्वितीय उछाल पर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो द्वितीय उछाल पर विषम क्या क्या आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय उछाल पर क्या आ सकता है 1, तो 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 1, चाहे पहले में देख लें पहली लाइन में, दूसरे पर क्या क्या आ सकता है, तो दूसरे पर 1 3 5 आ सकता है, तो हो जाएगा 1 3 1, अरे 1 1 हो जाएगा 1 1 1 3 और क्या हो जाएगा 1 5, और फिर दूसरे उछाल पर दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 1 3 3 3 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 1 4 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 5 1 5 3 5 5, और फिर क्या हो जाएगा 6 1 6 3 6 5, ये हमारा हो जाएगा दूसरी उछाल पर। तो क्या पूछ रहा है हमसे, विषम संख्या प्राप्त होना निरूपित करते हैं। तो घटनाएं ए और बी के स्वातंत्र का परीक्षण, मतलब स्वतंत्र है कि नहीं है हमको बताने, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं।
तो ये ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखें क्या कॉमन मिलेगा हमको, एक 1 1 मिलेगा, ये चाहे बस नंबर भी काउंट कर लें तो खुद तो हो जाएगा। पहले इतना हो तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके 18, 18 बट्टे में 36, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल दें तो ये भी 18 होगा, देख लेना, 3 6 9 12 15 18 हो जाएगा, 18 बट्टे में 36 बराबर 1/2। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें। अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो कन्फर्म है कि बट्टे में 36 होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2, ये 1 1 हो जाएगा, एक इस वाले में जब 1 होता है तो ये 1 1 है, 1 3 है ये, और 1 5 है, ये 3 को मिल गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे 1 2, तो इसमें दूसरे उछाल पर क्या है, विषम है ना, दूसरे उछाल पर बस विषम खोजा जाए, तो दूसरे उछाल पर विषम में मिलेगा, ये मिलेगा हमको, दूसरे उछाल पर विषम में हमको ये मिलेगा, देख ले रहे हैं, हाँ, दूसरे उछाल पर विषम में 3 1 भी मिलेगा ये, और 3 3 मिलेगा, ये वाला ये 3 3 मिलेगा, और फिर 3 5 भी मिलेगा, और फिर मिलेगा 5 1 भी मिलेगा ये, और 5 3 भी मिलेगा, 5 5 भी मिलेगा, और देख लेते हैं दूसरे उछाल पर ये सब क्या था, विषम था दूसरे उछाल पर, तो कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6 जरा चेक कर लेंगे कहीं अगर कुछ गलती ना हो तो। 1 1 मिला है, 1 3 मिला है, 1 5 मिला है, 3 1 मिला है, 3 3 मिला है, 3 5 मिला है, ये भी तो मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मिला है ना, 9 को मिला है भाई, और कुछ छूट गया होगा, ये 5 ये मिला है, 5 3 ये मिला है, और 5 अभी 9 मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, तो 9 चौके 36 यानी कि 1/4। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, ये लिख रहे हैं पहले, ये चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4, और 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो लिख देंगे अतः घटना ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 सिक्कों को उछाला गया है, सैंपल स्पेस बना ले रहे हैं, बनाते चल रहे हैं, H H H H H T H T H T H H, और फिर उसके बाद हो जाएगा H T T T H T T T H, और लास्ट में तीनों T। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। माना ई जो है घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होना को निरूपित प्राप्त होना, तो यानी कि 3 चित ये या 3 पट ये। अच्छा, फिर उसके बाद एफ क्या है, एफ घटना न्यूनतम 2 चित, मतलब 2 चित चाहिए उसको कम से कम, तो 2 चित तो यहीं से मिलेगा बस, ये इसमें सब कम है, तो हो जाएगा H H H H H T, और ये हो जाएगा H T H, और ये हो जाएगा T H H T H H। आगे और जी घटना अधिकतम 2 पट, एक जी घटना है अधिकतम 2 पट, तो यहाँ पर अधिकतम 2 पट, मतलब कि 2 पट अधिकतम का मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक पट उसको नहीं चाहिए, 2 से अधिक पट उसको नहीं चाहिए। 2 से अधिक पट अगर नहीं चाहिए, देख लेते हैं कि 2 से अधिक पट जो रहेगा उसको हम नहीं लेंगे। तो देखें ये 2 पट, 2 से अधिक पट उसको नहीं चाहिए अगर, तो बस ये वाला टर्म खत्म करिए। लिखा हुआ है कि अधिकतम 2 पट प्राप्त होना को निरूपित करता है, मतलब कि 2 से ज़्यादा पट नहीं चाहिए उसको, तो इसको छोड़ दें, बाकी सब लिख दे रहे हैं जी में। तो हो जाएगा H H H H H T H T H T H H H T T T H T, और ये T T H T T H, क्योंकि अधिकतम मतलब
2 से अधिक टी नहीं चाहिए, तो 2 से अधिक टी इसी में, बाकी सब में तो कम टी है। 2 से अधिक टी किसी में नहीं है, एक कहीं बस इसी में है। चल अब आगे देखते हैं। युग्म ई और एफ को हमको बताना है, ये को ई जी को बताना है, ई जी इसको, और किसको बताना है, एफ जी को बताना है इसको। हमको इन्हीं तीनों को बताना है। पहले इन दोनों को देख लेंगे परस्पर स्वतंत्र है कि नहीं, इसको देख लेना है परस्पर स्वतंत्र है कि नहीं इसको। तो मतलब वही बताना कि कौन स्वतंत्र है और कौन पराश्रित। पराश्रित का मतलब परतंत्र। तो हम निकालेंगे पहले क्या, सबसे पहले इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल रहे हैं। ई इंटरसेक्शन इन दोनों को निकालने के लिए एफ इंटरसेक्शन जी की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों को निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन जी की जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन जी की, और ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन जी की। इन तीनों को निकालने, तो देखिए ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा और बस एक मिलेगा, ये एच एच एच, ये मिल रहा है इन दोनों में इंटरसेक्शन, बस यही, और कोई नहीं मिल रहा है। और ई जी इसमें, तो इसमें मिलेगा, ये मिलेगा, और तीनों टी तो है नहीं, तो बस यही मिलेगा इसमें भी, इसमें भी। फिर एफ जी इसमें देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये, और फिर उसके बाद ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये पूरा पूरा मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एच 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 टी एच, और ये टी एच एच। ये मैंने इंटरसेक्शन भी सबका निकाल लिया अलग अलग। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब पहले ये देखिए, पहला देख ले रहे हैं, पहला इसकी बात कर लें, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं पहले का। तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले हम किसकी बात करें, चले ई एफ की बात कर ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 2/8, 2/8 यानी कि 1/4। ई के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ई एफ, ई ये है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना है, 1/8, ये हो जाएगा 1/8। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें, यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1/8। वो 1/8 तो इसी का मान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ जो ये पेयर है वो क्या है, परस्पर स्वतंत्र है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसको इरेज कर लें। तो ये अभी हम निकालें, ये स्वतंत्र तो है। अब ई और जी को देखेंगे, तो ई की प्रायिकता पर निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो ई है ये, यानी कि 2/8, 2/8 यानी 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू जी की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7/, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना है ये। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू ई इंटरसेक्शन जी 1/8, ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पर देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिखेंगे 9। अब चूंकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जी है, ये कितना के बराबर है, 1/4 और गुणे 7/8। इस 7/8 जो कि कितना है, 32, और ये 1/8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। तो लिख देंगे अतः ई तथा जी परतंत्र हैं चाहे पराश्रित हैं। अगला तीसरा पॉइंट, तो ये स्वतंत्र है दोनों पेयर, ये ई और एफ का, और ये परतंत्र है। और इसको एफ और जी को चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। और एफ के बाद जी निकाल दे रहे हैं, तो एफ के बाद जी ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/8। अब ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन जी है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8 इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर
ये लिखेंगे ना। अब PF इंटू PG इक्वल टू 1/2 गुणे 7/8, यानी कि हो जाएगा ये 7/8 के 16, और 7/16 1/2 के बराबर हो नहीं सकता, तो लिख देंगे क्या, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G। अतः ये जो पेयर है FG का वो भी क्या है, पराश्रित, मतलब कि परतंत्र है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गणित के एक प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं, संभावना का मतलब प्रायिकता, क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट अगर इसकी मीनिंग हम समझ पाएंगे तो सवाल लग गया। अब मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो डिस्टर्ब करेगा। तो क्या कर रहा है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बस प्रश्न हल हो जाने से मतलब है। प्रश्न हल हो जाने का मतलब ये कि 3 विद्यार्थियों को अगर कोई प्रश्न दिया गया सॉल्व करने के लिए, मैं दिया हूं, तो बस हमको बस मतलब यही है कि प्रश्न किस तरह से हल हो जाए। इसका मतलब अगर कोई एक लड़का, इसमें कम से कम एक लड़का भी अगर सॉल्व कर देगा, हल कर देगा, तो प्रश्न हल हो गया। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, कम से कम एक के हल करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पर हमको निकालना ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, यही तो निकालना है। अगर ये समझ गए तो काम खत्म, अगर ये समझ गए हैं तो काम खत्म। अब बात रह गई कि ये जो है प्रश्न को जो हल करना है, जो प्रश्न का यहाँ पर हल करना दिया गया है, तो जो विद्यार्थी प्रश्न हल कर रहे हैं वह क्या है, प्रश्न को हल करना एक स्वतंत्र घटना होगी। क्यों? क्योंकि सब विद्यार्थी प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो ये वाला हल कर रहा है, वो तीनों विद्यार्थी हल कर रहे हैं, तो कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ये जब हल कर रहा है, ये जो हल कर रहा है तो इसका हल हो गया तो ये रुक जाए चाहे कुछ, मतलब कि इस पर ये डिपेंड नहीं, तीनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। जैसे अगर हम किसी परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो अगर हम किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि परीक्षा में जो जितने भी लड़के बैठे होते हैं प्रश्न हल करने के लिए, तो वहाँ पर प्रश्न हल करने की जो घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो बस इतनी सी 2 चीज़ को अगर समझ ले रहे हैं तो ये सवाल लग जाएगा। तो इसको अगर निकालना है तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये बार ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? PE प्लस PE बार इक्वल टू 1, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लिए। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये वाला ऐसे, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब चूंकि A B C क्या है, स्वतंत्र हैं, प्रश्नों का हल करना क्या है, स्वतंत्र घटना है। अगर स्वतंत्र है तो अभी तो बताए हैं कि अगर A B C स्वतंत्र हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C बार की जो वैल्यू होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार, यही होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या 1 माइनस, बताया तो था फार्मूला, वो फार्मूला पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और नहीं तो लगा भी सकते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, बस वैल्यू को रख दें। तो 1 माइनस ये 1 माइनस PA का मान 1/2 और 1 माइनस PB का मान 1/3 और इंटू 1 माइनस PC का मान 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये 1/2 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो 1 माइनस ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो घटनाएं थी यहाँ पर प्रश्नों का हल करना वो स्वतंत्र था, पहली बात, और कम से कम एक भी सॉल्व कर देगा तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हमारा लगेगा। ये भी बोर्ड परीक्षा का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट है। एक और क्वेश्चन दिया था उसको मैं छोड़ दिया हूँ। क्या दिया था कि अगर A और B किसी प्रदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं और वो क्या है, स्वतंत्र हैं, तो सिद्ध कीजिए कि A डैश B भी स्वतंत्र हैं, B डैश A भी स्वतंत्र हैं,
ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र। इसको तो मैं थ्योरम में कर दिया हूँ तो इसको करने की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए इसको भी बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दें सॉल्यूशन। इसको भी बताएं, अभी याद आ जाएगा। कह रहे कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। अगर स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और तो हमको सिद्ध करना है कि ए या बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता का मतलब क्या ज्ञात करना है, ए या बी में से न्यूनतम ए का मतलब यूनियन निकालना है। तो लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको निकालना है तो एक तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला तो हमारे पास यही होता है, तो चाहे तो वो भी लगा सकते हैं हम, और नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पर एक इंटरसेक्शन वाला हमारा हो जाएगा। ऐसे एक तरीका ये भी हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाएगा तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और ए और बी अगर स्वतंत्र है, ए और बी अगर स्वतंत्र है तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यही हमको सिद्ध करना है। बार का मतलब डैश। दूसरा तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये तो हमेशा लागू होता है, किसी भी घटना के लिए लागू हो जाता है, मतलब घटनाएं कैसी भी हों, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है कि स्वतंत्र घटना है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है गिवन है वो मैं रख लिया। अब किसी एक को एक साथ कर दे रहे हैं, किसी एक को एक साथ, यानी कि पी ए और ये इसमें से पी बी को कॉमन कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा पी बी को अगर कॉमन कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। अब उसके बाद ये जो 1 माइनस पी ए लिखा गया यहाँ पर है, 1 माइनस पी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लाना है, बार के फॉर्म में। तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए का बार, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस वाले पोर्शन को 1 माइनस पी ए का बार लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा प्लस पी बी, और ये कितना हो जाएगा पी ए का बार, पी ए का बार। अब पी ए का बार इसमें से कॉमन कर लें, इसमें से और इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी बी, ये 1 प्लस पी बी ये, और इसमें से हम कॉमन कर ले रहे हैं, एक मिनट सॉरी, ये है 1 माइनस, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा माइनस पी ए का बार कॉमन कर ले रहे हैं, पी ए का बार ये कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें से अगर माइनस पी ए का बार कॉमन कर लें तो बच जाएगा 1 माइनस पी बी, ये पी बी, और 1 माइनस पी बराबर पी बी का बार होता है, तो 1 माइनस पी ए का बार और इंटू कितना हो जाएगा ये पी बी का बार। तो इस तरह किसी भी तरह से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि ये थोड़ा सा जल्दी हो गया है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग अब ये जो प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूट का हम लोगों को जो कवर करना है, मैक्सिमम जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ 3 से 4 लेक्चर और लेंगे, और जो अभ्यास प्रश्नावली है वो मैं पहले का पढ़ा चुका हूँ, उसको हम अपलोड कर देंगे, वो सब आप लोग कवर कर लेंगे। हाँ, अगर कोई उसमें त्रुटियाँ कुछ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे, हम उसमें सुधार कर लेंगे, या फिर मैं बता दूंगा कि आखिर ये जो त्रुटि है वो सही है कि मतलब कि बुक की ही त्रुटि है, तो बताएंगे कमेंट में, तो मैं बताऊँगा। और बाकी हम लोगों को कल के क्लास में देखना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखना है, और बेच प्रमेय देखना है, और उस पर बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।